नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम चालू करने वाले हैं जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पिछले जो लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ख़त्म किया था। अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है? प्लांट किंगडम, है ना। उसका लेक्चर नंबर 1 होगा, आज स्टार्ट होगा प्लांट किंगडम का, है कि नहीं। तो चालू करते हैं प्लांट किंगडम चैप्टर को, है ना। तो प्लांट किंगडम जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद फिर हम चालू करेंगे एक एक करके टॉपिक को। पहले देखेंगे कि कौन कौन सा उसमें टॉपिक जो है वो पढ़ना है ना। प्लांट किंगडम में बताया था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना होता है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। उसके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ना है, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है, हैबिटेट के बारे में पढ़ना है कि एल्गी कहाँ पे रहता है, ब्रायोफाइट कहाँ पे रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे क्लासीफाई करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग, फिर उसको क्लासीफाई कैसे किया, है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्लांट किंगडम जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट किंगडम। क्या है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 1। तो 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज अगर बात करें प्लांट किंगडम में तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले ये देख ले। पहले क्लासिफिकेशन वाला कुछ पार्ट होगा, है ना। पहले तो उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करेंगे, है ना। उसके बाद फिर एल्गी के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, है ना, जिसको कि हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं इसको। अल्टरनेशन ऑफ क्या बोलते हैं? जेनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक है कि नहीं। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज क्या क्या खत्म करेंगे? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म करेंगे और एल्गी वाला पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 में कौन कौन सा पार्ट को खत्म करेंगे? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एल्गी वाला पार्ट, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो कौन सा क्लासिफिकेशन को पढ़ना है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा सिस्टम को पढ़ना है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए चालू करते हैं। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसके बारे में पहले बात करेंगे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सिस्टम जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था। इस सिस्टम को किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा। ये सिस्टम जो है वो सिर्फ और क्या देख करके दिया गया था? ग्रॉस सुपरफिशियल, है ना, ऊपर ऊपर से सिर्फ इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके इसको डिवाइड कर दिया गया था। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके इसको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। सिर्फ क्या किया गया था? 1 और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक को देख करके ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली देख करके इसको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। इसका जो है वो मेनली बेस्ड क्या क्या पे था उसके बारे में बात करते हैं, है ना। ये जो था वो क्या था? जैसे कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और ये सिस्टम जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है? जैसे कि हैबिट को देख करके कि वो कहाँ पे रहता है उसके बारे में, उसके कलर को देख करके, है ना, उसका कितना नंबर होता है उसके बेसिस पर दे दिया गया था। तो हैबिट, कलर, नंबर और क्या हो जाएगा? शेप ऑफ लिप्स। क्या हो जाएगा? शेप ऑफ लिप्स। इसके बेसिस पर कर दिया गया था उसको डिवाइड, ठीक है ना।
किसके बेसिस पर कर दिया गया था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स हो जाएगा। ये मेनली बेस्ड किस पे था? मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। किस पे था? मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, है ना, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। किस प्रकार से एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, उसी के बेसिस पर इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया गया था, है ना, बनाया गया था, जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो दे दिए थे इनको, लेकिन इनका डिमेरिट्स को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आखिर आया ताकि लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ने लगे। इस क्लासिफिकेशन को उतना जो उपलब्धि है वो नहीं मिला, है ना। तो देखते हैं। तो ये क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ वन और फ्यू कैरेक्टर को देखा था। वन और फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पर क्या कर दिया था इन्होंने, डिवाइड कर दिया था। वन और फ्यू कैरेक्टर को देख करके क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, इसको बांट दिया था, जिसके कारण से क्या किया, सो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, सो दैट्स वाई दे सेपरेटेड द, है ना, क्योंकि पूरा अंदर जाके देखा तो नहीं एनाटॉमी उसका कि किस तरीके से उसमें क्या डिफरेंस और भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को दे दिया गया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कैरेक्टर के अनुसार पे था, जिस वजह से क्या हुआ, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है ना। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और इन्होंने एक चीज़ और दिया था डिमेरिट में, क्या किया था इन्होंने, एक चीज़ और डिमेरिट दिया था कि इन्होंने क्या किया था ना कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर है और सेक्सुअल कैरेक्टर है, दोनों को इंपॉर्टेंस इक्वली इंपॉर्टेंस दे दिया था, जो कि गलत है। क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर जाता है, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने लिनियस ने क्या किया कि दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। क्या किया, दोनों को वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या किया, इक्वल वेटेज दे दिया। क्योंकि और जो कि ये सही नहीं है, ऐसा कर देना क्या सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है इन्वायरमेंट के अनुसार, इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या किया इन्होंने, आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज दे दिया। क्या किया इन्होंने, इक्वल वेटेज दे दिया इन्होंने, इक्वल वेटेज गिवन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, इक्वल वेटेज गिवन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर and equal weightage given to vegetative character and sexual character, which is क्या है, which is wrong because vegetative character जो है वो क्या है, और more easily affected by environment, are more easily affected by environment। अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो ये था सारा का सारा किसके बारे में, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना। आप किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, लिनियस ने दिया था, सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके दिया था, जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स को देख करके। ये मेनली बेस्ड होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे। इन्होंने कुछ कैरेक्टर को देख करके, एक या कुछ कैरेक्टर को देख करके दे दिया था, जिससे क्या किया था इन्होंने, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या किया था इन्होंने, सेपरेट कर दिया था। ठीक है ना। इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था, इक्वल वेटेज गिवन टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड द सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया था, जो कि गलत है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो मोर इजीली अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो चलिए अब किसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पर था। नेचुरल एफिनिटीज कहने का मतलब क्या हो जाता है? इन्होंने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को नहीं देखा था, है ना। इन्होंने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ना देख करके इन्होंने इंटरनल फीचर को भी देखा था। सिर्फ शेप ऑफ लिप्स को देख करके नहीं, कहाँ रहता उसके अनुसार नहीं, वन और फ्यू कैरेक्टर को देख करके नहीं, इन्होंने पूरा अंदर तक घुस करके उसके पूरा वो एनालिसिस किया। उसके बाद उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किनके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बेंथम के द्वारा दिया गया था और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, ये जो है वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, है ना, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पर था, क्योंकि ये कैसा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को नहीं देखा था एंड नॉट कंसीडर ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं देखा था, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, ठीक है ना। बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, जैसे कि क्या हो गया? एक्सटर्नल फीचर तो आपको पता ही है, पिछले स्लाइड में बताया था। तो लाइक क्या हो जाएगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एनाटोमी और एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। एनाटोमी को उसको देख करके, आंतरिक भागों को देख करके, ठीक है, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर। और किसके बेसिस पर? फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था, इंटरनल फीचर को देख करके डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके लिए था? सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए था, है ना, फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए था। और गिवन बाय किनके द्वारा दिया गया था? जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फाइलोजेनी के बेसिस पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है ना। तो तीसरा कौन सा आ रहा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया था? ये किसके बेसिस पर दिया गया था? बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये किसके बेसिस पर दिया गया था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर दिया गया था। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर दिया गया था, ठीक है ना। ठीक है, ये इसमें क्या एज्यूम किया गया? दिस एज्यूम्स दैट, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या माना गया? ये माना गया कि ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, अगर एक ही टैक्सा में अगर वो क्या कर रहा है? वो रह रहा है ना। टैक्सा जैसे क्लास हो सकता है, एक फैमिली हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है ना। तो जो दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म्स हैविंग सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। क्या हो जाएगा?
हैव अ कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, है ना। तो ये कि इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वी नाउ यूज, इस क्लासिफिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेकर के इसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि इससे कन्फ्यूजन को दूरी बनाया जा सके। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, दूरी बनाया जाए। जैसे कि अगर हमको एक यहाँ पे स्पीसीज है, इसके बारे में पता है और इसके बारे में पता नहीं है और इसके बारे में पता है, तो इसको जान रहे हैं कि ये तीनों क्या एक दूसरे से, तीनों से इंटरलिंक्ड है और बीच वाला जो है वो गायब है, तो हम लोग उसके सेम टैक्सा होने के कारण हम लोग उसके एंसेस्टर के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये अगर ऐसा होगा तो इवोल्यूशन होकर के कुछ थोड़ा बहुत चेंज होकर के ये भी इसी प्रकार का होगा, है ना, और ये इससे फिर जाकर के क्या हो गया होगा, लिंक हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि सेम टैक्सा में रहने वाले को, सेम टैक्सा में रहने वाले को क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर होगा। कैसा होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है ना। बी नाउ यूज इंफॉर्मेशन, बी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, कई अदर सोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, है ना, क्या करते हैं, बी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू help resolve difficulties, इन क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन करने में, इस क्लासिफिकेशन को करने में अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको क्या करता है, ख़त्म करने में या उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे सोर्सेज से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेकर के इस क्लासिफिकेशन में आने वाले दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ये कब इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी, ये ऐसे भी लाइन इम्पॉर्टेंट हो गया। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, दिस बिकम क्या हो जाएगा, मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, क्या हो जाएगा, देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, अभी बताया था कि अगर बीच वाले का लिंकिंग नहीं मिल रहा है सेम एंसेस्टर में रहने के बावजूद, तो उसको क्या करते हैं, ऊपर वाला से उसको लिंक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब मोर इम्पोर्टेंट कब हो जाता है, जब कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं रहता है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन है जो वो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात कर लिया हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये बात कर लिया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, केमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे कहाँ पे आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। कहाँ पे आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आते हैं। उसके बाद फिर किस में आएंगे, केमो टैक्सोनॉमी में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या बोलता है, इसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है ना, यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जितने भी कैरेक्टर है सबको ऑब्जर्व किया गया, जितना भी कैरेक्टर था इस क्लासिफिकेशन को, इस टैक्सोनॉमी को बनाने के लिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, जितना भी कैरेक्टर का सबको ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया, इसमें जितना भी जो है ना
कैरेक्टर सबको ऑब्जर्व करके ये बनाया गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और इसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोड वगैरह लिखते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, और उस कैरेक्टर के लिए वो कोड डालेंगे तो वैसा वैसा 100 जो है वो स्पीसीज आ जाएगा उस कैरेक्टर वाले को, और जैसे जैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर डालते जाएंगे नंबर ऑफ स्पीसीज कम होता जाएगा, और फिर जब एग्जैक्टली स्पेसिफिक कैरेक्टर को डालेंगे तो वो उसी प्लांट का आएगा या उसी कैरेक्टर का जो है वो रिजल्ट आएगा जैसा हम लोग खोज रहे थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस पर दे करके कंप्यूटर पर करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड, नंबर एंड कोड्स आर assigned, number and codes are assigned to all the characters and data, to all the characters, to all the character, हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग कोड होता है, and data, and the data, and the data मतलब कि कैरेक्टर के लिए और उसमें जो डाटा रहता है उसके लिए, and the data are then processed, and the data are then processed, ठीक है ना। क्या करते हैं कि पहले सारे कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक कोड बना लेते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग नंबर या कोड बना लेते हैं, और उस नंबर और कोड को क्या करते हैं उसमें कंप्यूटर में डालते हैं तो वो उस प्रकार का कैरेक्टर क्या होता है शो करने लगता है, ठीक है ना। और उस डाटा को क्या किया जाता है कंप्यूटर में प्रोसेस कर दिया जाता है, और उसके बाद जिस जिस कैरेक्टर को हमको चाहिए वैसा वैसा नंबर और कोड डालते जाते हैं और उसके कैरेक्टर के रिजल्ट आता जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इन्होंने क्या किया था कि हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर जो था उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, है ना, हर एक कैरेक्टर को बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है ना। ईच कैरेक्टर इज गिवन, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, ठीक है ना, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस, and at the same time hundreds of characters can be considered, है ना। 100 के मात्रा में लगभग हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते थे एक बार में, है ना। इसका ये फायदा हुआ, कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड, है ना। 100 मतलब एक कोड डालो और बहुत सारा कैरेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं, फिर एक कोड डालो, है ना, तो मतलब कि सेम टाइम में एक ही टाइम में 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, किसमें, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, ठीक है ना। किसमें करेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में, साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देख करके हमको इसको बताना होता है, साइटोटैक्सोनॉमी करके बताना होता है प्लांट के स्पीसीज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देख करके। जैसे कि क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम का नंबर, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पर, ठीक है ना। तो कौन सा आते हैं हम, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, that is based on cytological information, that is based on cytological information like chromosome number, structure and behavior के बेसिस पर दिया गया था, उसको क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देख करके दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग केमोटैक्सोनॉमी, क्या आ जाएगा, केमोटैक्सोनॉमी किसके बाद, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट पे दिया गया था, ठीक है ना। प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल करके देखा गया कि वो किस प्रकार से वो है, कैसा उसका कैरेक्टर है ना। और ये जो एक प्रोसेस है वो टैक्सोनॉमिस्ट जितने भी आजकल टैक्सोनॉमी जितने भी हैं वो आज के डेट में उनका यूज करते हैं, है ना। इस केमोटैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देख करके पता लगाते हैं, क्या करते हैं, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के देख करके उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है ना। केमोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, दैट यूजेस द
that uses the chemical constituents of plant to resolve confusion, ठीक है ना। this process used by taxonomists these days, ठीक है ना। केमो टैक्सोनॉमी को क्या करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट को देख करके उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं या केमो टैक्सोनॉमी करते हैं। आजकल जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, केमो टैक्सोनॉमी के बारे में, साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में और केमो टैक्सोनॉमी के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, ये हो गया सारा का सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था। उनका डिमेरिट्स क्या था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन और फ्यू कैरेक्टर को देख करके उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दे दिया था, जिसके कारण उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया था, है ना, याद आ रहा आपको। उसके बाद उन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को, है ना। तो ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि नेचुरल एफिनिटीज के बेस्ड पर था। इसने जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पर था, नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर था, है ना। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ना देखा था, बल्कि इंटरनल फीचर को भी देखा था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, उसका एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एनाटोमी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री हो गया। तो ये सब किसके बारे में था, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जो कि दिया गया था किनके द्वारा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया गया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर यूज किया गया था। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो जा रहा था तो हम लोग किसी अदर सोर्सेज से हेल्प लेकर के उसके कंफ्यूजन को दूर कर रहे थे, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि कॉमन एंसेस्टर हैविंग, मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। इस लाइन को यूज कर करके, है ना, ऑप्शन में दे देगा कि बोलेगा कि इस लाइन जो है वो कौन सा टैक्सोनॉमी या कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है। तो अब बताइएगा कि ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, ये जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर का यूज करते थे और इसमें नंबर और कोड को असाइन करते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, और 100 ऑफ कैरेक्टर्स एक बार में है, जो कि एट द सेम टाइम जो है वो निकल करके आ जाता था, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को देख करके करते हैं। और केमोटैक्सोनॉमी जो था वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट को देख करके करते हैं, केमोटैक्सोनॉमी। और आजकल टैक्सोनॉमी है जो वो इसको यूज कर रहे हैं, किसको, केमोटैक्सोनॉमी का, ठीक है। तो इतना दूर हम आ चुके हैं, अभी इतना दूर बता चुके हैं केमोटैक्सोनॉमी तक। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो प्लांट किंगडम का खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं किसमें, एल्गी में इंटर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एल्गी बताते हैं, इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे इसको, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब किसके बारे में बात करेंगे, एल्गी के बारे में। हमारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था या इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था प्लांट किंगडम का, वो खत्म हो चुका है। तो एल्गी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्गी का कुछ जो कॉमन कैरेक्टर होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। कैसा कैसा कैरेक्टर जो है वो मानव के लिए कितना यूज है ना, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए कितना यूज है, कहाँ कहाँ उसका हैबिटेट है, कैसा उसका साइज हो सकता है, किस प्रकार के वो रिप्रोडक्शन करता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
तो एल्गी के बारे में सबसे पहले हम उसके कॉमन कैरेक्टर को देखेंगे कि एल्गी में आखिर कैसा होता है, उसका है ना रंग रूप कैसा होता है, कहाँ रहता है, कैसा रहन सहन है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एल्गी को स्टार्ट करते हैं। रुको पोंछ लिया जाए डस्टर से। चलिए एल्गी को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालते हैं किसका, एल्गी का, है ना। चलिए एल्गी को स्टार्ट करते हैं। तो एल्गी के बारे में पहले कुछ कॉमन जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके हर एक टाइप को हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार का होता है, क्लोरोफाइसियाई, फेओफाइसियाई और रोहोडोफाइसियाई। क्लोरोफाइसियाई को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फेओफाइसियाई को ब्राउन एल्गी बोलते हैं और रोहोडोफाइसियाई को रेड एल्गी बोलते हैं। इसके बारे में अलग अलग करके बात करेंगे हम लोग। पहले कॉमनली देख लेते हैं कि एल्गी किस प्रकार के होता है ना। तो एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला ये हो गया। ये सिंपल होता है, कैसा होता है, सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते चली जाएगी, है ना। एंजियोस्पर्म तक क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और एल्गी जो है वो सबसे पहला है किंगडम प्लांटी में, इसलिए ये क्या है, सिंपल है। फिर ब्रायोफाइट आएंगे तो उसमें और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, इवोल्यूशन होगा तो उसमें अलग चेंज होगा कुछ, फिर है ना। इसी तरीके से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इवोल्यूशन का जो है वो पीक लेवल में, प्रोसेस का जो है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी जो है वो क्या है, एल्गी के बारे में बात करें। जो सबसे पहला पड़ाव है एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम का, इसलिए ये सिंपल है। ये थैलोइड होता है। कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड होता है, मतलब लीफ वगैरह कुछ नहीं होता, थैलोइड होता है। और कैसा होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऑटोट्रॉफिक होता है, ये स्वयं का खाना, खुद का खाना खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। ठीक है ना, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे रहता है, लार्जली ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है, पानी में रहने वाला। ये लार्जली क्या होता है, एक्वेटिक होता है, दोनों में रहता है, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी रहता है। खारे पानी में भी रह सकता है, समुद्र में भी और तालाब नदियाँ में भी, जहाँ पे साफ पानी, ताज़ा पानी रहता है, साफ पानी उसमें रहता है, फ्रेश वाटर में। तो बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में रह सकता है। लार्जली क्या, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, एक्वेटिक पर रहता है। ठीक है ना। अब बात करें अदर हैबिटेट क्या हो सकता है, पानी में पानी में तो ये रहता है, या और क्या हैबिटेट हो सकता है इसका रहने का। तो देखिए जो मॉइस्ट स्टोन होता है ना, वो पे नमी वाला जो स्टोन होता है, पत्थर होते हैं, उस पे रह सकता है, मॉइस्ट स्टोन्स पे रह सकता है ना। मिट्टी में रह सकता है और लकड़ियों में रह सकता है, सॉइल्स एंड वुड्स में रह सकता है। ठीक है ना। और कहाँ रह सकता है ये, है ना, इतना दूर पर रह सकता है। और ये कैसा रह सकता है, किसी के साथ क्या हो सकता है, एसोसिएट करके रह सकता है ना। सम एल्गी एसोसिएट विथ फंजाई, एल्गी अगर फंजाई के साथ भी रह सकता है ना, फंजाई के साथ एसोसिएट करके रह सकता है। कौन सा फंजाई के साथ, लाइकेन के साथ रह सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एल्गी जो है वो एनिमल के साथ भी रह सकता है ना। कौन सा एनिमल के साथ रह सकता है, स्लोथ बियर के साथ रह सकता है, इससे ये एसोसिएशन कर सकता है। ठीक है ना। तो ये फंजाई के साथ भी रहता है और किसके साथ रहता है, एनिमल के साथ भी रहता है। ठीक है ना। एल्गी के साइज के बारे में बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक रहता है उसके बारे में बात करते हैं। उसकी कैसा फॉर्म है, वो दिखने में कैसा, और साइज ऑफ एल्गी के बारे में बात करते हैं। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। हाईली वेरिएबल है। कैसा है, हाईली वेरिएबल, मतलब कि कोई छोटा एकदम छोटा है तो कोई बहुत बड़ा भी है ना, बहुत बड़ा हो जाता भी और बहुत छोटा भी रह जाता है। तो इसलिए ये हाईली वेरिएबल है। को रेंजिंग फ्रॉम colonial forms
लाइक वॉलवॉक्स, है ना, क्या हो जाएगा, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स filamentous forms like यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो कॉलोनियल फॉर्म होता है वो वॉलवॉक्स होता है और फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा होता है, ठीक है ना। फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स भी होता है कुछ, है ना, मेराइन में जो पाया जाता है फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स होता है ना, जो बहुत बहुत बड़ा विशाल होता है ना, फॉर्म्स लाइक फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स लाइक केल्प्स, क्या नाम है उसका, केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, है ना। ये तो होता है क्या, कॉलोनियल फॉर्म्स होता है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स होता है यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगायरा, और कुछ मेराइन फॉर्म जैसे केल्प्स होता है वो क्या करता है, मैसिव प्लांट बॉडीज को फॉर्मेशन करता है, मतलब बहुत बड़ा इसका साइज होता है। इसलिए बोला गया है कि ये, है ना, कॉलोनी में भी रह सकता है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मैसिव प्लांट बॉडीज को भी फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए इसका जो साइज है वो क्या है, हाईली वेरिएबल है। कैसा है, हाईली वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे किसके बारे में, कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से होता है और कैसे कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे एल्गी में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एल्गी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं ना। एल्गी का क्या हो चुका है, उसका कॉमन कैरेक्टर हो चुका है, उसके फिर टाइप के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, फिर एल्गी का क्या क्या यूज होता है मानव के लिए और किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करते हैं। है ना, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन हो सकता है, 3 प्रकार से। कौन कौन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके बारे में हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो जाएगा। तो पहला जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप सबको पता है कि किसके द्वारा हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन। किसके द्वारा, बाई फ्रैगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, बाई फ्रैगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है ना। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक फ्रैगमेंट टूट जाता है, ईच फ्रैगमेंट टूट जाता है और वो प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है वो थैलस में डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू अ थैलस, डेवलप इनटू अ थैलस। ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस किसमें हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है,
डिफरेंट टाइप का स्पोर पाया जाता है जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स पाया जाता है उसके कारण से होता है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कौन है, जो मोस्ट कॉमन जो स्पोर है वो कौन है, जू स्पोर है। कौन सा है, जू स्पोर है। मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, जू स्पोर है, ठीक है ना। जू स्पोर होता कैसा है उसके बारे में बात करें तो फ्लैजिलेटेड होता है, ये मोटाइल है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल है। और ये फिर जर्मिनेट कर जाता है जू स्पोर एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है जिसमें कि प्रत्येक फ्रैगमेंट है वो टूट जाता है और वो खुद से एक नया थाइलस को जेनरेट कर लेता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर पाया जाता है और उस स्पोर से फिर नया नया प्लांट बनता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें हम लोग एल्गी में तो जो सबसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोस्ट कॉमन होता है वो किसके द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। और जू स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और यही आगे चल करके क्या करता है, एक नया प्लांट को जेनरेट कर देता है, ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि थोड़ा सा क्या है, डीप है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी शायद आ सकता है, ठीक है ना। कोई इसका ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, इसमें एग्जाम्पल भी है इसमें, इसलिए इसको याद करना होगा, ठीक है ना। तो 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक हो सकता है क्या, आइसोगैमस, दूसरा क्या हो सकता है, एनाइसोगैमस, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊगैमस। क्या हो जाएगा, ऊगैमस। आइसोगैमस में ना 2 प्रकार से हो सकता है। आइसोगैमस में कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। एक तो होगा क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और एक में क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। और आइसोगैमस मतलब क्या होता है, सिमिलर इन साइज। क्या होता है, सिमिलर इन साइज, ठीक है ना। तो आइसोगैमस में सिमिलर इन साइज में 2 प्रकार से होगा। साइज तो सिमिलर रहेगा लेकिन एक में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा और दूसरे में फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। तो जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैसा सिमिलर इन साइज जो रहेगा, फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोगैमस में ये चीज़ ध्यान देना है, मतलब पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ध्यान देना है। एंड आइसोगैमस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका साइज जो है वो क्या है, डी से सिमिलर है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूडोरीना। क्या हो जाएगा, यूडोरीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूडोरीना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोगैमस समझ में आ गया। सिमिलर इन साइज होता है, 2 प्रकार से हो सकता है, एक में फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे में फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है। तो ये यूलोथ्रिक्स हो गया और ये स्पाइरोगायरा हो गया। एंड आइसोगैमस में डिसिमिलर इन साइज होता है, यूडोरीना हो जाएगा। ऊगैमस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है ना। जिसमें पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल होता है। मेल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर और मोटाइल होता है। कैसा होता है, स्मॉलर होता है और कैसा होता है, मोटाइल होता है। और ये कैसा होता है, फीमेल लार्जर होती है और कैसा होती है, नॉन मोटाइल होती है। कैसा होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है ना। कैसा होती है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। जिसको कि स्थिर भी बोल सकते हैं, स्टैटिक भी बोल सकते हैं। और ये दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल्वोक्स और फ्यूकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्वोक्स और फ्यूकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊगैमस की अगर बात करें तो इसमें मेल और फीमेल पाया जाता है। मेल स्मॉलर होता है और फीमेल लार्जर होती है। मेल जो है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होती है, स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। और ऊगैमस का एग्जाम्पल वॉल्वोक्स और फ्यूकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में अगर बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन होता है, जिसमें कि प्रत्येक फ्रैगमेंट टूट करके एक नया थैलस बना लेता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें भिन्न प्रकार का स्पोर पाया जाता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा, जू स्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है। और प्रत्येक स्पोर जो है वो गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स आफ्टर जर्मिनेशन, है ना। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस 2 प्रकार के होता है। आइसोगैमस को सिमिलर इन साइज बोलते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, एक में फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे में फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको यूलोथ्रिक्स बोलते हैं और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा उसको स्पाइरोगायरा बोलते हैं। एंड आइसोगैमस मतलब डिसिमिलर
सिमिलर इन साइज होता है। इसका एग्जांपल यूडोरिना हो गया, है ना। और ऊगैमस का क्या होता है, मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल जो होता है वो स्मॉलर और मोटाइल होता है, और फीमेल जो होता है वो लार्जर और नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। उसका एग्जाम्पल वॉल्वोक्स और फ्यूकस हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं एल्गी में। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एल्गी का यूज कहाँ कहाँ काम आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एल्गी का कहाँ कहाँ काम आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यूजेज ऑफ एल्गी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यूजेस ऑफ एल्गी के बारे में बात करते हैं। यूजेस ऑफ एल्गी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला यूज क्या होता है एल्गी के, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे अर्थ में या इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, उसका हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है उसका आधा जो है वो पूरा का 100% या 50% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, तो एल्गी करता है। कौन करता है, एल्गी करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है ना। तो पहला यूज क्या हो जाएगा इसका कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ is carried out by algae, through photosynthesis। एल्गी थ्रो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी के कारण ड्यू टू इट्स photosynthetic property they increase the ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इन्वायरमेंट, है ना। तुरंत से तुरंत क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट में क्या करता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है ना, फोटोसिंथेटिक होने के कारण। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, फिक्सेट कर देता है, फिक्सेशन करके फिर क्या करता है, फिर ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। कैसे, ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ये सब क्या था, एल्गी जो है वो मैन के लिए बहुत यूज है। इसमें एल्गी आर यूजफुल टू मैन, है ना। इसका यूज है कि नहीं, इसमें मैन के लिए यूज है, ह्यूमन के लिए। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। एल्गी के पास, एल्गी हैव एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एल्गी हैव क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स है इसके पास। एल्गी के पास क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स है ना। इसीलिए, और एल्गी जो है वो क्या यूज करता है, कैसा यूज करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। एल्गी एक्ट्स एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। एल्गी जो है वो यूज होता है किसके द्वारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह यूज होता है।
विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब का फूड साइकिल जो है वो इसी से चालू होता है, किसका? एल्गी के द्वारा, ठीक है ना। फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, किसके द्वारा? ऑल एक्वेटिक एनिमल्स का जो है वो क्या होता है? एल्गी जो है वो, है ना, क्या करता है? फूड साइकिल है। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, क्या है? पहला तो पॉइंट क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह यूज करता है और फूड साइकिल करता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है सबका फूड साइकिल शुरुआत करता है कौन? एल्गी करता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड यूज हो गया। फर्स्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है हाफ में, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ठीक है ना। और कुछ स्पीसीज ऐसा होता है जो मेराइन एल्गी के लिए फूड का भी यूज करता है, फूड की तरह यूज करता है, जैसे कि पोरफायरा। ये सब का क्या एल्गी का नाम है? पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया, सरगासम, और इसके साथ 70 मोर स्पीसीज एंड among the 70 species of है ना ऑफ मेराइन एल्गी यूज करता है फूड के लिए। ऑफ मेराइन एल्गी है ये सब, और टू है ना एमंग टू 70 स्पीसीज, ठीक है ना, क्या है? एंड 70 मोर स्पीसीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? एंड 70 मोर स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड की तरह काम आता है, ठीक है ना। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम और 70 मोर स्पीसीज एल्गी का ऐसा होता है जो वो फूड की तरह काम आता है। मेराइन एल्गी है ये सब, और ये फूड की तरह यूज आता है, ठीक है ना। ये सब क्या चीज़ के लिए यूज आता है? फूड के लिए यूज आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, है ना, ये तीनों नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। आप लोग क्या क्या करिए? पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अब, है ना। कुछ जो मेराइन एल्गी होता है उसमें सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, certain marine brown algae and red algae produce large amounts of hydrocolloids। क्या होता है? large amounts of hydrocolloids, ठीक है ना। सर्टेन मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी, क्या होता है? ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो क्या में काम आता है? हाइड्रोकोलोइड्स में आता है ना, जो वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस, है ना। क्या करता है? वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस, ये सब है, क्या है? वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस है, ठीक है ना। वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। ये सब हो गया मेराइन, है ना। कौन कौन सा है? ब्राउन एल्गी कौन सा हो सकता है? एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एल्जीन कौन हो सकता है? एल्जीन, जो क्या है? एक तरीके का ब्राउन एल्गी है, क्या है? ब्राउन एल्गी है। एल्जीन जो है वो क्या है? ब्राउन एल्गी है, ठीक है ना। और कैरागिन है दूसरा, क्या है? कैरागिन, क्या है? कैरागिन, कैसा? ये रेड एल्गी है। इसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि
एल्जीन, जो कि कैसा है, ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है ना, इसके बारे में दे देगा। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, कुछ मेराइन और ब्राउन एल्गी जो वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस में यूज आता है ना, तो बोलेगा कि एक ऐसा रेड एल्गी का नाम बताइए जो वाटर होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस की तरह काम करता है या हाइड्रोकोलोइड्स की तरह काम करता है। और ऑप्शन में दे देगा क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और एल्जीन दे देगा, और क्या दे देगा, ये दे देगा कैरागीन दे देगा। तो कौन सा रेड एल्गी हो जाएगा, कैरागीन हम लोग को लगाना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा कि रेड एल्गी कौन है और कौन सा ब्राउन एल्गी है, ठीक है ना। और ये कैसा यूज होता है, बीच आर यूज कॉमर्शियली यूज करते हैं हम लोग, है ना, पैसों के यूज करते हैं, इकोनॉमिकली, बीच आर यूज कॉमर्शियली यूज करते हैं हम लोग, मार्केटिंग करते हैं इस तरीके से कॉमर्शियल लेवल पे। अब बात करते हैं दूसरा यूज क्या हो सकता है, अगार। अगार क्या है, एक रेड एल्गी है। अगार क्या है, एक रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। अगार क्या है, रेड एल्गी है, ठीक है ना। ये वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ना, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, मतलब कि बाजार में बिकने वाला चीज़ है ये, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स है ये, और वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, किसके द्वारा अगार रेड एल्गी जो है वो, अगार जो है वो यूज होता है ना। अगार जो है वो किसके द्वारा यूज होता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार का यूज हम लोग कहाँ से करते हैं, है ना, रेड एल्गी से यूज होता है। अगार जो है वो क्या होता है, रेड एल्गी से यूज होता है, ठीक है ना, रेड एल्गी के प्रोडक्ट से बनता है। तो वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, क्या होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अगार क्या है, रेड एल्गी के प्रोडक्ट्स, मतलब कि रेड एल्गी जितने भी होते हैं उससे बनता है, कौन सा, अगार, ठीक है ना, रेड एल्गी से बनता है। जैसा कौन सा रेड एल्गी हो जाएगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हो जाएगा, है ना। जब हम लोग क्लोरोफाइसेई, फेओफाइसेई और रोडोफाइसेई को पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप में हम उसका एग्जाम्पल को भी आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। तो अगार जो है वो एक तरह का कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो ऑब्टेंड होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, और यूज होता है किस लिए, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है ना। अगार जो है वो यूज होता है किस लिए, अगार इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, अगार इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, अगार को हम लोग यूज करते हैं किसमें, आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में, है ना, आइसक्रीम्स एंड जेलीज को बनाने में, ठीक है ना, आइसक्रीम्स और जेलीज को बनाने में, ठीक है। और 6 यूज क्या हो जाएगा इसका, 6 यूज क्या हो जाएगा, एक क्लोरेला होता है, क्या होता है, क्लोरेला भी होता है, जो कि एक तरह का क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन्स हो जाएगा, रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट। किस तरह के यूज करते हैं हम लोग इसको, फूड सप्लीमेंट, है ना, खाने के तौर पे यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अगर हम बहुत दिन तक खाना नहीं खाएंगे, 2-3 दिन तक, लेकिन क्लोरेला खा लेंगे तो उससे भूख भी मिट जाएगा, और प्रोटीन का जो मात्रा है हमारे बॉडी में कमी होगा उसको भी ये मेंटेन कर देगा, ठीक है ना। तो स्पेस ट्रैवलर्स है वो इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो क्या करते हैं, यूजेज द क्लोरेला, है ना, क्लोरेला को यूज करते हैं फूड के लिए, यूज द क्लोरेला एज फूड की तरह, ठीक है ना। कैसा यूज करते हैं, क्लोरेला एज फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, एल्गी के यूजेस के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो ऐसा करते हैं कि जो है वो ये लेक्चर जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा, है ना, हो गया, टाइम हो गया है इस लेक्चर का। तो एल्गी में हमने बोला था कि इंट्रोडक्शन और एल्गी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एल्गी में थोड़ा सा पार्ट बच गया है। टाइप्स ऑफ एल्गी जो है वो क्लोरोफाइसेई, फेओफाइसेई और रोडोफाइसेई, और जो एनसीईआरटी का टेबल है और डायग्राम है वो बच गया है। तो वो सबको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, है ना, तो आगे आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आप यहाँ तक नोट कर लिया होगा और आपने समझ लिया होगा।
अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको आपसे आपका नंबर मांग करके आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके भेज देंगे या उस पर मैसेज करके भेज देंगे आपको कि हाँ बच्चे इस तरीके से इसका जो आपको है ना कन्फ्यूजन हो रहा है उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, है ना, हम उसको मैसेज दे करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको नंबर लेकर के हम वीडियो में डिटेल से आपको बता सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आशा करते हैं आप यहाँ तक लिख लिए होंगे और मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, लेक्चर 2 में मिलते हैं अब हम लोग प्लांट किंगडम के लेक्चर 2 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।